नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके द्वारा पिछले वीडियो में दिए गए प्यार और विश्वास को इसी तरह बनाए रखें। आपका विश्वास ही हमारी पूंजी है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सन 632 से सन 1236 मोहम्मद बिन कासिम से अल्तमश का इतिहास इस सीरीज के पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लें। मुस्लिम आक्रांताओं का संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। आज का हमारा विश्लेषण है अल्तमश की मुंह बोली बेटी रजिया सुल्ताना की। बेंगलोर में हुए हाल ही के दंगे इस बात का ताजा सबूत है कि मुसलमान आक्रांताओं ने हमेशा अपने पापों को हिंदुओं के सर पर मढ़ा है और अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की है। जिस मंदिर को बचाने का स्वांग रचा गया था, उस मंदिर पर हमला भी तो करने वाले वही मुसलमान थे। कोई भी हिंदू कम से कम मंदिर को तो नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। ठीक वैसे ही रजिया सुल्ताना का शासन खत्म हुआ था उसके कत्ल से। एक मुसलमान द्वारा ही रजिया के कत्ल की गुंजाइश है, लेकिन कत्ल कर यह अफवाह उड़ा दी जाती है कि हिंदुओं ने ही रजिया को मारा है। ऐसा ही चलता आया है, आज भी ऐसा ही चल रहा है। अप्रैल 1236 के अंत में अल्तमश की मौत हुई। अल्तमश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, जो एक तुर्की दासी का पुत्र था। इन मुस्लिम लुटेरों के हरम की कोई सीमा न थी। इनके इस मुर्गी के डरबो जैसे हरम में बच्चों की पैदावार बड़ी तेजी से होती थी। मुख्य द्वार से सुल्तान हरम में प्रवेश करते थे, वो चोर दरवाजे से इनकी बेगमों के प्रेमी हरम में प्रवेश करते थे। यानी दूसरों का काम और सुल्तान का नाम। हर नए जन्म की घोषणा पर सुल्तान का सीना फूलकर कुप्पा हो जाता था। गद्दी के शाही दावेदार अनेक अनेक होते थे। गुलाम, भतीजे, भाई, भौजाई, अंगरक्षक, चाचा, चाचियां, मुंह बोली माए, मुंह बोली बहनें, धाईमा, रसोइये, पदचर, यहां तक कि वेश्या के दलाल भी इन होने वाले दंगों में भाग लेते थे। मिन्हाज असिराज ने रुकनुद्दीन के तख्त पर बैठते ही तारीफों के पुल बांध दिए। उसे दयालु, इंसानियत से ओतप्रोत सुंदर राजा की संज्ञा दे दी। सन 1236 मई में गद्दी पर बैठा था और अनुचित स्थानों पर धन लुटाते हुए मौज मस्ती, काम वासना, विलासिता में इतना डूब गया कि सरकारी कार्य उपेक्षित होने लगा। तो रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कन ने सरकारी कार्यों में दखल देना शुरू कर दिया और अपने से ईर्ष्या करने वाली हर एक सौतन को उसने मरवा दिया। अल्तमश के अनगिनत बेटों में एक गियाजुद्दीन मोहम्मद था, जिसने रुकनुद्दीन से अवध में छेड़छाड़ प्रारंभ कर दी। दिल्ली के लुटेरों का एक दल लूट का जखीरा लेकर दिल्ली जा रहा था। इसे गियाजुद्दीन ने लूट लिया। बदायूं के शासक इजुद्दीन मोहम्मद, मुल्तान के शासक मलिक इजुद्दीन कबीर खां, हंसी के शासक मलिक सैफुद्दीन कोच्ची, लाहौर के शासक मलिक अलाउद्दीन ने आपस में षड्यंत्र रचकर विद्रोह कर दिया। षड्यंत्र तो रचा गया है मुस्लिम शासकों में, उनके आपस में, लेकिन अपने उबलते हुए क्रोध का जोर उतारा जाता था हिंदुओं पर। विद्रोह का अर्थ होता था कि हिंदू धन की लूट का बंटवारा वो दिल्ली के सुल्तान से नहीं करेंगे। हर हालात में हिंदुओं को ही इनके आपसी युद्ध का या इनके जिहादी इस्लामी चढ़ाई का कड़वा स्वाद झेलना पड़ता था। मध्यकाल के मुस्लिम शासक तो क्या, एक चपरासी भी हिंदू को लूटना, उनकी औरतों का हरण करना, बलात्कार करना और हिंदू को मारना अपना इस्लामी कर्तव्य समझता था। रुकनुद्दीन को विरोध का दमन करने दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। इस अनुपस्थिति का लाभ उठाया रजिया ने। राजगद्दी को भोग करने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई उसमें। रजिया की सहायता करने वाले कुछ गुलाम थे, जिनकी नजर राजगद्दी और रजिया की जवानी दोनों पर थी। रुकनुद्दीन की बुढ़ी मां की हत्या कर दी गई और सन 1236 के अंत में रजिया राजगद्दी पर बैठ गई। गद्दी से दूर सुल्तान को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। उसी महीने रुकनुद्दीन की मृत्यु हो गई, या शायद रजिया ने उसकी हत्या करवा दी होगी। रुकनुद्दीन की शासन चला सिर्फ 6 महीने 28 दिन तक। औरत, शराब, साकी की महफिलों का आदि, लौंडो, गायकों, हसोड़ो, इन पर इनाम बरसाना, यह सब कुछ ऐसे कार्य है जो हर मुस्लिम शासक पर
अक्षरशः ठीक बैठते हैं। तबकात नसीरी में बताते हैं कि अल्तमश की आखिरी इच्छा थी कि रजिया ही सुल्तान बने, जबकि अल्तमश की पूरी जीवनी में से वो रजिया से क्यों प्रभावित था, या कोई ऐसा कारण तो दूर, अल्तमश की मौत के पहले रजिया का कहीं नाम तक सुनाई नहीं देता है। रजिया का अस्तित्व ही पता चलता है जब वो शाही गद्दी का हरण कर लेती है। अल्तमश के वजीर आजम निजाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया को सुल्ताना नहीं मानते हुए विद्रोही अधिकारियों को साथ लिए संग्राम की घोषणा कर दी। देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्रोही दिल्ली के दरवाजे पर जमा होने लगे। कई महीनों तक जमावड़ा लगा रहा। अवध के असंतुष्ट शासक की नजर रजिया और उसकी शाही गद्दी पर थी। रजिया की सहायता करने के बहाने दिल्ली पहुंच गया, लेकिन बागियों ने उसे हराकर उसका दिल्ली का सपना चूर चूर कर दिया। दिल्ली घिराव में थी और दुर्ग के अंदर से रजिया ने अपने काम बाण दुर्ग के रक्षकों पर चलाकर सेना समेत दिल्ली से दूर यमुना किनारे पर पड़ाव डाला और शुरू हो गया दोनों सेनाओं की अनिर्णायक झड़पें। रजिया ने अपना हार निश्चित देखकर अपने काम बाण आजमाए। मलिक इजुद्दीन मोहम्मद सालार एवं मलिक इजुद्दीन कबीर खां पर। इन दोनों ने रजिया के तंबू में रात बिताई और उसी तंबू में बाकी विद्रोहियों को बातचीत के बहाने बुलाकर बंदी बनाने की योजना बनी। इस षड्यंत्र की भनक बाकियों को पड़ गई। विद्रोही मैदान छोड़कर भागने लगे। रजिया ने उनका पीछा कर उन्हें मार दिया। हिंदू राजाओं ने गुलाम शासकों से कभी समझौता नहीं किया था। 1000 हिंदू सैनिकों के एक दल ने दिल्ली किले पर हमला बोल दिया। आज की जामा मस्जिद तक आ पहुंचे। इस युद्ध में अनेक मुस्लिम मारे गए। हिंदू वीरों के इस दल को मुसलमानों ने चारों ओर से घेर लिया। वीर योद्धाओं ने स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस जामा मस्जिद का वर्णन आया है क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार जामा मस्जिद तो शाहजहां ने बनवाई थी। तो जिस जामा मस्जिद पर रजिया सुल्ताना के समय धावा बोला गया, वो जामा मस्जिद कौन सी थी? जरा इतिहासकार उसे भी बताने का कष्ट करे। रजिया का एक और प्रेमी था, उसका गुलाम और घुड़साल का मुखिया अमीर जमालुद्दीन याकूत। रजिया उसी के साथ घुड़सवारी करने के लिए मुसलमानों के पारंपरिक काले लबादे को छोड़कर घुड़सवारी योग्य वस्त्र पहनकर ही जाती थी। रजिया की एक गुलाम के साथ घनिष्ठ संबंध दरबारियों को नहीं सुहाते थे। रजिया सुल्तान को विलासी और कामुक दरबारियों को अपने पाले में रखने के लिए न सिर्फ धन देना पड़ता था, बल्कि उसे अपनी जवानी का सौदा भी करना पड़ता था। विद्रोह दमन और दरबारियों को घूस दे देकर कब तक चलते रहते? आखिर शाही खजाना खाली हो चला था। ग्वालियर के मुसलमानों ने भी लूट का हिस्सा भेजना बंद कर दिया था। रजिया ने ग्वालियर पर हमला कर उसे तुरंत जीत लिया। सन 1239 में लाहौर के मुस्लिम शासक मलिक इजुद्दीन कबीर खां ने फिर विद्रोह कर दिया। लंबी लड़ाई के बाद भी रजिया कबीर खां को हरा न पाई। मुल्तान कबीर खां के हवाले करना पड़ गया। मुल्तान हारकर दिल्ली लौटी ही थी कि सन 1240 अबर हिंद के शासक मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया के असंतुष्ट दरबारियों ने आला बदल लिया। रजिया विद्रोह दबाने निकल पड़ी। युद्ध में रजिया को बुरा हाल हुआ। घुड़साल प्रेमी के साथ रजिया को भी बंदी बना लिया गया। मुस्लिम परंपरा के अनुसार याकूत को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया और रजिया को शाही तहखाने में डाल दिया गया। अल्तुनिया ने रजिया के साथ बलात्कार किया। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे शादी का फतवा दे दिया है। यहाँ दिल्ली में मोइजुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। रजिया और अल्तुनिया की सेनाएं दिल्ली लौट आई। इनकी मिलीजुली सेना मोइजुद्दीन से लड़ी और हार गई। रजिया का सितारा डूबता देखकर मुस्लिम दरबारियों ने रजिया से किनारा कर लिया। सन 1240 ऐसे ही भटकते भटकते रजिया का कत्ल कर दिया गया। मिन्हाज सिराज ने इसका श्रेय हिंदुओं के मत्थे मढ़ दिया। एक संभावना ऐसी है कि फन्ने शाह ने शायद रजिया का कत्ल करवाया होगा, लेकिन भूतपूर्व सुल्तान की बेटी की हत्या का आरोप फन्ने शाह अपने सर पर नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए हिंदुओं द्वारा हत्या किए जाने की अफवाह उड़ा दी। मध्ययुगीन मुस्लिम शासक आज की ही भांति अपने पाप को हिंदुओं के मत्थे मढ़कर खुद को पाक साफ बताते थे। जैसा हर मुस्लिम लुटेरे के लिए लिखा जाता है, रजिया के बारे में भी इतिहासकारों ने बताया है कि उसने हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत कोशिश की थी, लेकिन यह भी कोरी निराधार बातें हैं।
रजिया किसी भी मुसलमान डाकू से कम न थी। भारतीय हिंदुओं को तड़पा तड़पा कर मारा था। अगर किसी मुस्लिम शासक ने सही में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए होते तो आज तक आम जनमानस में मुस्लिमों को लेकर जो घृणा या नफरत है वो खत्म क्यों नहीं हुई, वो कम क्यों नहीं हुई। न सिर्फ इतिहासकारों के द्वारा इतिहास के पन्नों में कुछ झूठ लिखवा देने से ही इनके मारकाट या अत्याचार धुल जाते, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही होती आई है। बमुश्किल 3 वर्ष 6 दिन का रजिया के शासनकाल मारकाट और संकट से भरा हुआ था। रजिया का अंत भी रक्त रंजित था। अपना राज और शरीर बचाने के लिए उसने बहुत युद्ध लड़े, लगभग सब में वो हारी थी। मिन्हाज सिराज ने इस छोटे से शासन को भी हरीफों के पुल के साथ वर्णन किया है। पता नहीं इतने विद्रोह और युद्धों के बीच रजिया सुल्ताना को कभी शासन को व्यवस्थित करने का समय भी मिला था या नहीं। मित्रों, यह रजिया सुल्ताना का वर्णन मैं शेष करता हूँ। यह कथानक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले कथानक में एक साथ गुलाम शासकों का संक्षिप्त रूप में विश्लेषण करेंगे और होगा इतिहास के झूठों का कुछ पर्दाफाश। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे। जय हिंद, वंदे मातरम।